हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की आपकी ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल में सुबह सुप्रभात। आपके अपने ऑनलाइन चैनल में आप देख रहे हैं 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। और कल की वीडियो में हमने बताया था आपको फर्स्ट अप्रोच के बारे में बात की थी। चैप्टर चल रहा हमारा आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन का निर्धारण, और इसका निर्धारण परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर रहे थे हम कि एस बराबर एडी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का संतुलन कब और कहां कैसे होता है। तो इसकी दो अप्रोच बताई थी। पहले अप्रोच में हमने बताया था एस एग्रीगेट बराबर एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, तो वहां होती है। और दूसरी परंपरावादियों के अनुसार है वो सेकंड अप्रोच है सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, बचत निवेश दृष्टिकोण। ये परंपरावादियों का दूसरी अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच में परंपरावादी शास्त्रियों का मानना है कि जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं वहां संतुलन होगा। तो परंपरावादी बचत प्लान पहला क्या है, ये हमारा पहला एस क्या है, परंपरावादी बचत फलन। जो बचत है वो किस पर डिपेंड करती है ये बताना है आज हमें। तो परंपरावादी शास्त्री कहते हैं कि बचत है वो ब्याज का फलन है। बचत ब्याज का फलन है, या हम कहें कि जो एस है वो किसके बराबर, एस है वो किसका फलन है, आर का मतलब यहां क्या है आपका ब्याज की दर, और एस है पूंजी की पूर्ति। जो एस है वो सप्लाई है, पूंजी की पूर्ति है। ये किस पर डिपेंड करती है, ब्याज की दर पर। तो ये एस है, ये है आपकी पूंजी की पूर्ति, तथा आर बराबर है, आर है आपका ब्याज की दर। स्टूडेंट्स, जो बचत है वो किस पर निर्भर करती है, ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी है, यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो बचत भी ज्यादा होगी, यदि ब्याज की दर कम है तो बचत भी कम होगी। क्यों कि इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है। ब्याज की ऊंची दर पर बचत अधिक होती है, ब्याज की कम दर पर बचत कम होती है। इसको हम एक रेखा चित्र के जरिए आपको दिखाएंगे। ये आपका OH, OY, और इस पर हम ले लेते हैं इंटरेस्ट R, और नीचे ले लेते हैं हम सेविंग S, क्योंकि हम इन दोनों में ही तुलना करेंगे तो दोनों का ही हमें लेना है। तो इसमें सबसे पहले अब देखिए, यदि आपकी ब्याज दर इतनी है तो आपकी सेविंग इतनी मान लेते हैं। यदि आपकी ब्याज दर ज्यादा हो गई है तो सेविंग भी आपकी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब आपका जो सेविंग वक्र है वो इस प्रकार का होगा, जिसको हम धनात्मक कह सकते हैं। घनात्मक वक्र, जिसको हम बोल सकते हैं बचत वक्र है, जिसका ढलान ऊपर की ओर है। ये बचत तथा ब्याज की दर का प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। जो ये वक्र है हमारा, ये नीचे से ऊपर की ओर है, तो ये इसमें प्रत्यक्ष या घनात्मक संबंध दर्शाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कोई ज्यादा कठिन बात नहीं, बस यही बताना है आपको कि बचत है वो कम
ब्याज की दर पर कम बचत होती है, यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो बचत भी ज्यादा होती है। इसके बाद हम परंपरावादियों का इन्वेस्टमेंट देखते हैं कैसे प्रभावित होता है। परंपरावादी इन्वेस्टमेंट या निवेश फलन, ये किस पर डिपेंड करता है। हम इसकी बात करते हैं आगे कि परंपरावादी जो है उनका निवेश के प्रति क्या संबंध है। ब्याज की दर में ब्याज की दर तथा निवेश का विपरीत संबंध है। या आपका निवेश भी ब्याज का फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि इनमें विपरीत संबंध है। जो परंपरावादी शास्त्रीय उनका मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी ब्याज का फलन है, ब्याज का ही फलन है, ब्याज की दर पर ही डिपेंड करता है। परंतु ब्याज की दर है उसका बचत का और उसका संबंध था वो सीधा संबंध था। क्या है? सीधा संबंध, जिसको हम धनात्मक या धनात्मक संबंध कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं परंपरावादियों के इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में इनका विपरीत संबंध है, जबकि फलन इसी का है। तो इसमें हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि हम जितनी ब्याज दर ऊंची होगी निवेश उतना ही कम होगा, क्योंकि लोग अपनी बचत है उसको ब्याज पर देना ज्यादा पसंद करेंगे, निवेश करना कम चाहेंगे। यदि जितना ब्याज की दर कम होगी निवेश उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है विपरीत संबंध। हम इसे एक रेखा चित्र के जरिए समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर यदि इतनी है तो इन्वेस्टमेंट इतना है, यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम है, और यदि हमारा ब्याज की दर अधिक है, ये देखिए ब्याज की दर इतनी है हमारी आर है तो ये हमारा इतना आई है, और यदि हमारा आर 1 हो जाता है तो हमारा आई 1 हो जाता है, यानी कम हो गई है। ब्याज दर बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। और यदि हमारा मान लेते हैं इतना है, ये हमारा R2 है, कम हो गई है, ब्याज दर कम हो गई है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है। इस प्रकार यदि हम इस वक्र को बनाएं तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट वक्र है। तो इसका संबंध है वो इन्वेस्टमेंट और ब्याज का संबंध है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ढलान में है, ऊपर से नीचे की ओर है, जो निवेश और ब्याज की दर में विपरीत संबंध दर्शा रहा है। जो ये मांग करे जो नीचे की ओर है और ढलान वाला है, और जो नीचे की ओर ढलान वाला होता है वह विपरीत संबंध दर्शाता है। विपरीत या ऋणात्मक। संबंध दर्शाता है। इस प्रकार ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो हमने OX पर इन्वेस्टमेंट लिया, OY पर हमने इंटरेस्ट लिया, इन दोनों का हमने देखा कि कम ब्याज दर पर अधिक इन्वेस्टमेंट है और अधिक ब्याज दर पर इन्वेस्टमेंट है वो कम है। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया कि ये दो फलन हैं, और इसे हम इस बात करते हैं इसकी संतुलन की। तो संतुलन में हमने देखा, हम दोनों ले लेते हैं इस चित्र में इन्वेस्टमेंट और सेविंग, या हम
रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां हम दोनों चीज ले लेते हैं, सेविंग भी ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। ये हमारा OX OY। तो मैंने पहले बताया था आपको, जो हमारा सेविंग वक्र इस प्रकार का है, इन्वेस्टमेंट वक्र इस प्रकार का है, ये हमारा धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये विपरीत संबंध है, ये सीधा संबंध है। तो इस प्रकार आपने दोनों को देखा कि जहां पर ये दोनों बिंदु काटते हैं वहां पर संतुलन की अवस्था है। ई बिंदु पर काटते हैं तो ई बिंदु पर संतुलन की अवस्था है। अब हम बात करते हैं कि ये संतुलन की अवस्था क्यों है, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि हम ये R की बजाय ये R1 इंटरेस्ट हो जाता है तो क्या गड़बड़ होगी। तो यहाँ R1 है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट है वो कम है और जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। तो लोग क्या करेंगे कि जो रेट ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको, जो रेट ये सेविंग ज्यादा है इस पे सेविंग, तो लोग क्या करेंगे कि लोग पैसे बचत की बजाय, जो चित्र में आपको दिखा रहा है कि इस पर सेविंग ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम है, ब्याज दर R1 पर, तो लोग क्या करेंगे कि R1 इन्वेस्टमेंट है ये लोग इस पर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्याज की दर ज्यादा है तो लोग ब्याज पर देने, इन्वेस्टमेंट करने के बजाय लोग ब्याज पर देना पसंद करेंगे। देखिए दोबारा फिर देखिए, यदि R1 पहले हमारी ये थी, इस पर संतुलन था, ब्याज ज्यादा हो जाने से, ब्याज ज्यादा हो जाने से क्या घटेगा, ब्याज ज्यादा हो जाने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और ब्याज सेविंग ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ब्याज की दर यहां से नहीं रह पाएगी, वो वापिस R1 हो जाएगी। मान लेते हैं हमारी R2 हो जाती है, इस पर क्या चीज ज्यादा है, इस पर ये है और यहां ये है, तो यहां पर देखिए R2 पर जो आपकी सेविंग है वो कम हो जाती है, सेविंग कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इसलिए ये बैंक ब्याज की दर है वो यहां भी नहीं रहेगी, वो वापिस R हो जाएगी। क्योंकि जो लोग पैसा सेविंग पर दे रहे थे इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेविंग में उन्हें ब्याज पहले से कम मिल रहा है, इसलिए वो ब्याज को पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे और इन्वेस्टमेंट वापस फिर यही हो जाएगा, इसलिए संतुलन हमारा ई बिंदु पर ही रहेगा। इस बात को आपने अच्छे से समझ लेना है। तो ये आज की आपकी छोटी सी वीडियो थी, इसमें दो टॉपिक थे, परंपरावादी और शास्त्रियों के अनुसार। मैंने आपको बताया था कि परंपरावादी में एक तो AS AD पर संतुलन मानते हैं और दूसरा S बराबर I पर संतुलन मानते हैं। परंपरावादियों के अनुसार इन दोनों अप्रोचों का हमने दोनों वीडियो में अच्छे से अध्ययन किया, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों अप्रोच को अपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।